मुकम्मल नावल फ़राक़ इश्क़म, राइटर मरियम राजपूत। ज़रूरी ये तो नहीं कि सिर्फ मर जाने वाले ही इश्क की दास्तानें अमर कर जाएं। कभी इनकी दास्तानें भी अमर हो जाती हैं जो ज़िंदा रहकर इश्क निभाया करते हैं और सहते हैं। और इश्क सहना आसान तो नहीं, मगर फिर इसने फ़ैसला कर लिया था वो असल शहरयार को खो नहीं सकता था। वो इससे मोहब्बत करता था। मोहब्बत करने वाले जाने नहीं देते, सब कुछ किस्मत पर नहीं छोड़ देते। वो लड़ते हैं, मरते हैं और पा लेते हैं। मर्द जब मोहब्बत करता है ना तो अपनी पसंदीदा औरत के लिए रो भी लेता है, मांग भी लेता है और दुनिया से लड़ भी लेता है। और वो रो भी रहा था लेकिन सिर्फ अल्लाह के सामने मांग रहा था तो इसकी ज़िंदगी दुनिया से लड़ भी जाना इसको पा लेने के लिए। असल शहरयार को कुछ न हो अल्लाह, वो लड़की बहुत अजीज हो गई है मुझे। डॉक्टर, ये कब तक ठीक हो जाएगी? वो बेड पर लेटे वजूद को ड्रिप से लगा हाथ थाम कर डॉक्टर सना से पूछ रही थी। डॉक्टर सना जो इसकी मेडिकल फाइल चेक कर रही थी, वो फाइल बंद करते मुड़ी और फिर इसको देखते हुए बोली, ये इसकी दिमागी हालत पर डिपेंड करता है। वो जब तक खुद को इस गहरे सदमे से नहीं निकालेगी वो तब तक ठीक नहीं हो सकती। इसकी सोचें इसको और ट्रॉमा कभी ख़त्म नहीं होने देंगी। उसे इस वाक़े से रिलेटेड चीज़ें डिस्टर्ब कर देंगी जब जब ये उनके बारे में सोचेगी और इनको खुद पर हावी करेगी। इसकी बात सुनते निम्रा शहरयार बस दुख से सर हिला गई थी। जानती थी उसे इस ट्रॉमा से निकलने में बहुत मुश्किल होगी या शायद वो इससे कभी निकल ही ना सके। कभी कभी इंसान खुद पर कुछ सोचों को इतनी बुरी तरह हावी कर लेता है कि फिर वो इनसे कभी निकल नहीं सकता। मगर गलती हमारी नहीं होती। हमारी ज़िंदगी से जब वो लोग चले जाएं या दूर हो जाएं जिनसे हमारी ज़िंदगी वाबस्ता हो, जो जीने की वजह हो, तो फिर हम जीने की ख्वाहिश अपने अंदर से ख़त्म कर देते हैं। और एक वक्त आता है जब आपके मनपसंद लोग आपकी ज़िंदगी से जाना शुरू कर देते हैं और आप चाहते हुए भी उन्हें अपने पास रहने पर मजबूर नहीं कर सकते और एक स्याह गहरी खामोशी की चादर ओढ़ लेते हैं। वक्त गुजर जाता है और धीरे धीरे रिश्तों पर से आपका एतमाद उठता चला जाता है। फिर एक वक्त ऐसा आता है जब आपको अपनी ज़िंदगी में लोगों का आना और चले जाना गो के हाल में तकलीफ़ देता है, मगर आप संभल जाते हैं क्योंकि तब तक आप जान चुके होते हैं कि यही ज़िंदगी की असल हकीकत है और इस दुनिया में हर ताल्लुक़ का इख्तिताम जुदाई है। कितनी वीरान सी रह जाती है दिल की बस्ती, कितने चुपचाप चले जाते हैं जाने वाले। बाबा, बाबा, वो चीखती हुई ऊपर से नीचे आई थी जहाँ शहरयार साहब बैठे हुए थे। वो अपनी जगह से उठ खड़े हुए थे। इसकी आवाज़ सुनकर, क्या हो गया मेरा बच्चा? वो उसको देखते प्यार से बोले तो वो एकदम इनके सीने से लगकर बोली थी, बाबा मेरी फर्स्ट पोजीशन आई है। इसकी बात सुनते वो अपना सर सीने से लगा गए थे। मुबारक हो मेरा बच्चा। फिर इसका माथा चूमते वो उसको अपने साथ सोफे पर बिठाकर इसकी मामा को बुलाने लगे जो किचन से चॉकलेट्स लेकर आई थी। फिर उन्होंने उसका हाथ चूमा था और इसके मुंह में चॉकलेट डाली थी। वो अब मामा बाबा के साथ बैठकर बाहर जाने का प्लान बना रही थी। रात को आखिर जगह सिलेक्ट हो गई थी। वो लोग रात को असल के फेवरेट रेस्टोरेंट जाने वाले थे। बेटियां सिर्फ अपने बाबा की शहजादियां होती हैं, वो बाप के घर ही शहजादियां बनकर रहती हैं। इनके सारे नाज नखरे पूरे होते हैं। इनको नाराज़ होने पर मना लिया जाता है। खाना न खाने पर माँ मिन्नत करके खाना खिलाती है। बाबा से वो हर ख्वाहिश कर सकती हैं। फिर अगली ज़िंदगी के बारे में कोई क्या जाने, कैसा हम सफ़र मिलेगा, कैसी ज़िंदगी गुजरेगी, कैसी जिम्मेदारियाँ होंगी, हम नहीं जानते हमारी बेटियों की किस्मत में क्या लिखा है। मगर जब तक वो हमारे पास हैं हमें उनके नाज पूरे करने चाहिए, अच्छा बुरा समझाना चाहिए, इनकी हिफाजत करनी चाहिए, इनको नाराज़ हो जाने पर मना लेना चाहिए, उन्हें ज़्यादा हंसने बोलने और शरारतें करने से मना नहीं करना चाहिए। वो बाप के घर पर ही हंसती खेलती बेफिक्र सी होती हैं, वरना अगली ज़िंदगी किसने देखी होती है, कौन जानता है वो कैसे रहेंगी। मुस्तकबिल में इनका हमसफ़र भी क्या इनके बाप जैसे ही नखरे उठाएगा या नहीं। बेटियां फिर बड़ी हो जाती हैं, अगर किस्मत में हो तो हमेशा हंसती खिलखिलाती हैं, वगरना इनकी मुस्कुराहटें कहीं गुम हो जाती हैं। वो बचपना वो कह वही शरारतें कहीं गायब होकर रह जाता है। बेटियों को हंसने दिया करें, बड़ी हो जाएं तो इनकी वो हंसी कहीं गायब सी हो जाती है। जब तक वो मैच्योर होने लगती हैं, जब ज़माने को समझने लगती हैं, फिर हम तरस जाते हैं अपनी बेटियों की खिलखिलाहटों के लिए और वो कभी लौट कर नहीं आती। भाई यार, ऐसे कौन करता है, बारी आपकी है और पौधों को पानी मैं दूँ। वो झुंझलाते हुए बोला था और पौधों को पानी देने लगा था। जानता था अब जान इतनी जल्दी नहीं छूटेगी। बलराज इसको देखते हुए पास ही एक गुलाब के पौधे को देखने लगा जिस पर खूबसूरत फूल खिले हुए थे और इन फूलों की खास देखभाल जो ईसा करता था। भला वो फूल इतने शादाब क्यों ना होते। इस प्यारे से गार्डन को सजाने का सारा क्रेडिट ईसा को जाता था।
उसे फूल बहुत पसंद थे, किसी भी रंगो नस्ल के, जबकि बलाज को ऐसा कोई शौक न था। बलाज और ईसा दोनों भाई थे। इनकी फैमिली छोटी सी थी, बस दो भाई और मामा बाबा। वो बलाज से 5 साल छोटा था, लेकिन ईसा ईसा में बलाज की जान बसती थी। वो ईसा का स्पोर्ट्स सिस्टम था, एक महफूज तरीन पनाह था। ईसा के लिए ईसा काफ़ी शरारती मिजाज का था, जबकि बलाज एक रिजर्व सा बंदा था। इसके खूबसूरत चेहरे के पीछे न जाने कितनी सोचें, कितनी कहानी और राज दफन थे। कहा जाता है जो आंखें किसी गहरे पुराने और खौफनाक राज को अपने अंदर छुपाए होती हैं, वो आंखें बहुत खाली सी होती हैं, जैसे कोई एहसास और जज्बात ना हो इनमें। वो आंखें जिनमें राज छुपे होते हैं ना, बिल्कुल खाली हो जाती हैं। वो ब्लैंक फीलिंग, वो शायद शफाक भी हंसते चेहरे के पीछे तड़पती हुई रूहें कोई क्या जाने, हम समझते हैं। हमारा ही दुख सबसे बड़ा है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। गम छुपाकर हंसना भी हर किसी के बस की बात नहीं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी तर्ज ज़िंदगी पर हम रश्क करते हैं, मगर हम तस्वीर का दूसरा रुख नहीं देख पाते। हमारे दरमियान ऐसा मोहब्बत और खलूस का रिश्ता है कि हम एक दूसरे के लिए कम, मेरे लिए बहते दरिया की मानिंद हो, लाजिम व मलजूम है, एक मौज की मानिंद जो हर रिश्ते को सैराब करता जाता है। और मैं तुम्हारे लिए जो दरिया से अलग हो जाए तो तशनगी इसका मुकद्दर बन जाती है। इसलिए मेरी दुआ है कि मेरी तुमसे चाहत को भी जवाल न आए। हम यूं ही रहें एक साथ, यूं ही हंसते खेलते, लड़ते झगड़ते, रूठते बनाते, यूं ही बेपनाह प्यार के साथ। ईसा, तुम आज से वलीद के साथ नहीं खेलोगे। वो इसको अपने सामने कान पकड़े खड़े देखकर बोल रहे थे, जबकि ईसा इनकी बात सुनता सर हिला गया था और फिर इनके इशारा करने पर अपने रूम की जानिब चला गया, क्योंकि इसके सारे कपड़े बुरी तरह से फट चुके थे। इसके जाने के बाद वो बलाज की जानिब मुड़े, जो उन्हें अपने लैपटॉप पर पायलट की फील्ड से रिलेटेड कोई इंटरव्यू दिखा रहा था। बरखुरदार, तुमने करनी अपनी मर्जी है तो फिर बार बार हमसे मत पूछा करो। बलाज के अगले सवाल पर उसके देखते बोले तो वो मुस्कुराया था। बाबा, ये मेरा जुनून है, मेरा इश्क है यार। मुझे हवाओं में उड़ना है, आसमान की बुलंदियों को छूना है। एक दिन आपका बलाज दुनिया का नंबर 1 पायलट बनेगा। इसकी बात सुनते वो मुस्कुराए थे, जानते जो थे कि वो इनका बेटा है, इन्हीं पर गया है, अपनी जिद मनवा कर छोड़ेगा। बलाज बिलोच वो सितारा था इनके आसमान पर जो हमेशा से चमकता था। एक खूबसूरत सितारा बलाज बिलोच अपने बाप जैसा था, एक मजबूत और बहादुर इंसान जो अपने मुल्क के लिए कुछ भी कर जाने का जज्बा रखता था। इसके बाबा मेजर मेजर थे, अपने मुल्क के लिए जान तक हथेली पर रख देने वाले। न जाने कितने मिशन उन्होंने अपनी जान पर खेलकर पूरे किए थे। मॉम यार, आप भी जाएं, वो मुसलसल हारन बजा रही थी, जबकि शहरियार साहब इसकी तेजी पर मुस्कुरा रहे थे। जब निम्रा बेगम अंदर से चलकर आती नजर आई, तब असल वापस सीधी होती, पैसेंजर सीट पर बैठती और उनके लिए दरवाज़ा खोला था। जैसे ही वो बैठ गई, शहरियार साहब ने गाड़ी तेज़ी से आगे बढ़ाई थी और गाड़ी की स्पीड से ज़्यादा असल की ज़बान की थी। वो मुसलसल बोल रही थी और आगे बैठे वो दोनों इसकी बातों को सुनते मुस्कुरा रहे थे। जब अचानक इसने शहरियार से पूछा था, बाबा मुझे बताएं कि अब मैं किस कॉलेज में एडमिशन लूँ। ओहो बेटा जी, मैंने कॉलेज के फॉर्म मंगवा लिए हैं, बस कल आएंगे। आप फिल करना और फिर जिसमें दिल करे चली जाना। दैट्स इट, योर चॉइस मेरा बच्चा। जबकि इनकी बात सुनती वो प्यारा सा मुस्कुराती इनकी गाल चुम गई थी। फिर मैं दूरे को भी बता दूंगी। ओके, बता देना। कुछ देर बाद वो लोग रेस्टोरेंट पहुंच गए और फिर असल इन दोनों का हाथ थामे अंदर दाखिल हुई थी। और दरवाजे से अंदर आते वो तीन लोग एक साथ इतने मुकम्मल लग रहे थे कि हर नज़र ने इनको रश्क से देखा था। असल शहरयार तो शहजादियों जैसी थी, प्यारी सी नरम दिल सी लड़की। वो शहजादी थी शहरयार खान की। शहरयार खान और निमरा के बाग का खिलता हुआ गुलाब। वो गुलाबों से थी नर्म नाजुक, उसे गुलाब पसंद थे। वो गुलाबों की दीवानी लड़की खुद भी एक गुलाब थी, सुर्ख गुलाब। इसके हीरो इसके बाबा थे। उसे अपने बाबा से इश्क था, बेइंतहा इश्क। अल्लाह के बाद इसके दोस्त इसके बाबा थे। भला बाप से ज़्यादा अच्छा दोस्त कोई और कैसे हो सकता है बेटियों के लिए। बेटियां मान होती हैं अपने बाप का, और अगर ये मान टूट जाए तो फिर बाप जिंदा नहीं रह सकते। हाँ, हर शख्स शहरयार खान सा थोड़ी होता है, मगर हर बेटी असल भी तो नहीं होती। और लाउंज में बैठा अपना काम कर रहा था लैपटॉप पर, जब ईसा नीचे आता हुआ दिखाई दिया। इसके साथ इसका मॉनसून भी था, जो इसके कंधर पर बैठा हुआ था।
खामोशी से ईसा खामोशी से नीचे आया और फिर बलाज के सामने वाले सोफे पर बैठ गया। बलाज ने लैपटॉप से नज़र उठाकर उसे देखा, जो मिस्कीन से शक्ल बनाए बैठा था। क्या हुआ, एक मसला बन गया? बलाज के पूछने पर वो बोला था। क्या मसला? बलाज ने फिर पूछा। मैं चाहता हूँ अब इसकी शादी कर दूँ। किसकी? बलाज ने हैरत से इसकी तरफ देखा। यार भाई मॉनसून की। वो अपने कंधे पर बैठे मॉनसून को देखते बोला। व्हाट, इसकी शादी? ईसा, तुम इस तोते की शादी करोगे? आखिर कौन देगा इसको अपनी लड़की? बलाज का कहका बेसाख्ता था। भाई, इसके लिए लड़की नहीं चाहिए। ईसा झुंझलाते हुए बोला था। अच्छा, तो किससे करोगी इसकी शादी? अलमीर की मानो से? इसके पूछने पर ईसा ने अपने मॉनसून को देखा, जिसका बाजा स्टार्ट हो चुका था। मानो से शादी, मानो से शादी, उफ, अब ये कान खाएगा मेरे भाई। यार, इसके लिए मैंने ऐड दिया है शादी का। एक तोती चाहिए जिससे इसकी शादी करो, और वो भी अपने घर वाला हो जाए। ईसा फिक्रमंदी से बोला था। ईसा, तुम पागल हो? भला इस तोते से भी कोई तोती शादी करेगी? बलाज ने मॉनसून को देखते हुए घूरते हुए कहा था। भाई देखा, मैं अपने मॉनसून के हाथ पीले करके रहूंगा। ईसा ने बड़े प्यार से उसे देखते कहा था। बलाज ने छनबे से उसे देखा था। वॉट यूर मीन? हाथ पीले करके क्या कह रहे हो? उसे ये बात समझ ना आई थी। उफ भाई, मेरा मतलब इसकी शादी कर दूंगा। जबकि ईसा की बात सुनते बलाज का कहका बुलंद हुआ था। देखेंगे। और फिर हंसते ईसा के बाल बिगाड़ कर वहां से चला गया था। पीछे वो मुंह बनाते हुए मॉनसून से बातें करने लगा। पूरा शहर रोशनियों से पुर था। हर तरफ गहमा गहमी थी। हर कोई मसरूफ था, कोई इधर कोई उधर। मगर वहाँ दूर बुलंदियों पर देखे तो एक वजूद था इस जगह पर, जहाँ से पूरा इस्लामाबाद नजर आ रहा था। वो जलती बुझती रोशनियां जरा बराबर लग रही थी। इसकी आंखें बस एक जगह साकित थी, बिल्कुल साकित थी, जैसे कुछ भी ना हो इनमें। खाली ब्लैंक, ऊपर आसमान पर अधूरा चांद, नीचे ज़मीन पर। वो कहते हैं कि वो लोग जो बहुत से राजों से वाकिफ़ हो जाएं वो खामोश हो जाते हैं, और राज राज ही रह जाते हैं, क्योंकि अगर वो खुल जाएं तो न जाने कितने लोगों के चेहरे हम जान लें। हम लोगों से डरने लगे हैं कि राज तो वो दो किस्म के होते हैं, बहुत भयानक, खौफनाक, या फिर बहुत खूबसूरत। और वो लोग जो अपनों का राज जान लें तो फिर वो खामोश हो जाते हैं। खाली ब्लैंक किसी का राज मालूम हो जाना बहुत बड़ी बात होता है। कुछ अपनों के राज इंसान को खामोश करवा देते हैं, बिल्कुल खामोश। वो राज जो भयानक हो, मगर जब आप कोई राज जान ले तो फिर कुछ भी मुश्किल नहीं होता, कुछ भी नहीं। इसने राज रखा था और फिर वो दिन ब दिन बिल्कुल खाली हो गया। राज इसके अंदर दफन था, और राज जो उसे अंदर से खा गया था वो खाली हो गया था। अंदर से कुछ राज इंसान को खा जाते हैं, उसे भी खा गया था। वो राज ही तो होते हैं जिनसे अगर इंसान रख ले तो फिर जीना मुश्किल सा लगता है, खामोश रहना भारी हो जाता है। राज रखना एक इंसान के लिए सबसे मुश्किल अमर होता है। कभी कभी हमारे अपने ही कितने शफाक हो जाते हैं, वो हमें हमारी ही नज़रों में गिरा देते हैं। हमें हमसे ही नज़रें चुराने के काबिल नहीं छोड़ते। बलाज बिलोच दरियाई सिर्फ आंखों वाला एक सहरा मिजाज शख्स था। वो सहरा की तरह सूखा, दरिया की तरह गहरा, खारा, मगर वो दिलकश था। जब भी मोहब्बत की बात चलेगी, कुछ कहने लगोगे, कुछ लिखने लगोगे, तो ऐसे में लम्हे भर को याद के दरवाजे पर दस्तक होगी। ठिठक के रुक जाओगे, सोचोगे, दिल धड़क जाएगा, मेरा नाम लब पे आएगा, आंख नम हो जाएगी, सर झटक कर बमुश्किल मुस्कुराओगे, फिर से मुझे भूल जाओगे। हाँ, मगर इतना तो होगा, तुम कुछ भी कह ना पाओगे, कुछ लिख ना पाओगे। लम्हा भर ही सही मेरी मोहब्बत से हार जाओगे। वो कमरे का दरवाज़ा नॉक करती अंदर दाखिल हुई थी। चांद की रोशनी खिड़की से कमरे में आ रही थी, और वो बिल्कुल खिड़की में चेयर रखे वहीं बैठी हुई थी। वीरान आंखें अधूरे चांद पर थी, या शायद आसमान पर। वो एक पल को चौंके थे किसी की मौजूदगी को महसूस करके, मगर फिर वैसे ही अपने काम में मगन हो गए थे। शहरियार, निमरा बेगम ने उन्हें पुकारा था। हुंकार भर गए रह गए थे, मगर चेहरा न मोड़ा था। इनसे मिलने एक बार, वो आपके बगैर मर जाएगी। अपने दिल को नरम कर ले, इसमें इसका क्या कसूर है? वो आपको जान से भी प्यारी थी, तो फिर आज किसी और की गलती की सज़ा आप उसे क्यों दे रहे? वो असल शहरियार है, फूलों से भी ज़्यादा नाजुक। वो ये बेरुखी डिजर्व नहीं करती, मोहब्बत के लायक है वो दिन ब दिन मुरझा रही है, इसको टूटने से रोक ले, मेरी असल को बचा ले, रहम करें आप इसके लिए, इतने संगदिल क्यों हो गए हैं? आखिरकार वो वही सवाल पूछ बैठी जिसका उन्हें डर था। मैं नहीं चाहता कि वो मुझे बुरा कहे। अगर वो भी मुझे यही समझने लगी तो, अगर इसने भी अपने बाप को वही कहा जो सब कहते हैं, तो मैं मर जाऊंगा निमरा। मैं असल के ये अल्फाज बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, इसलिए बेहतर है उसे अपने साले से भी दूर रखूं, साए से भी दूर रखूं। वो मेरे दिल का टुकड़ा है, हमारे बाग का फूल है, मैं इसको अपने खिलाफ नहीं बर्दाश्त कर सकूंगा। वो टूटे हुए लहजे में कह रहे थे, और दरवाजे पे खड़ी निमरा बस
आंसू भरी आंखों से इनको देखती लौट गई थी। जानती थी हर बार की तरह इस बार भी वो नामुराद लौटेंगी। किसी के छोड़ जाने से सांसों की माला का धागा कब टूटा है? तो फिर ये शोक कैसा है? ये दिल का रोग कैसा है? ये कैसी आग लगती है? ये कैसा दर्द उठता है कि मुझको चैन नहीं आता। चलो एक काम करता हूँ, वो सब मैं भूल जाता हूँ। हाँ, मैं एक कब्र बनाता हूँ कि जिसके मकबरे पर मैं तुम्हारा नाम लिखता हूँ, तुम्हारी यादों के साए मैं इसमें दफन करता हूँ। चलो ये फ़र्ज़ करता हूँ कि तुमको भूल जाता हूँ, मगर ये सब नकारा है। तुम्हारे बिन न पहले था न अब मेरा गुजारा है। बलाज वो अपने एक्सरसाइज रूम में था जब आकाश बिलोच कमरे में आए थे। चलो आओ कुछ देर बाहर चलते हैं वॉक पर। वो ये कहते वापस मुड़ गए थे और बलाज भी जल्दी से उठकर टॉवल से पसीना पोंछता अपनी बनियान पहनकर बाहर निकला था। इसका कसरती वजूद नुमाया हो रहा था और इसके मजबूत कंधे इसकी साबित कदमी को जाहिर करते थे। वो बाहर लॉन में आया तो वकास बिलोच उसे अपना इंतजार करते नजर आए थे। वो तेज तेज चलता इन तक पहुंचा और फिर इनके हमरा गेट अबूर कर गया। सुबह सुबह के वक्त पूरी कॉलोनी में नेम अंधेरा था। इन दोनों को चलते जब काफ़ी वक्त गुजर गया तो वकास बिलोच ने एक निगाह वहाँ आज पर डाली जो संजीदा सा था। शायद कुछ सोच रहा था। बलाज, उन्होंने उसे पुकारा था। जी। वो इनकी जानिब मुड़ा था। क्या सोच रहे हो? इनके पूछने पर वो कुछ देर खामोश रहा और फिर बोला, बाबा, जब इंसान अपने रब की बनाई हुई सरहदों को तोड़ दे तो इसके लिए क्या सज़ा होती है? इसका लहजा काफ़ी अजीब सा था। वकास बिलोच एक पल के लिए सुन से हो गए थे, फिर बोले, बेटा, इंसान की मजबूरी भी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है जो वो चाहता हो खुदा से मांगे मगर फिर उसे ना मिले तो वो गलत राह चुन ले। जबकि इनकी बात सुनते ही बलाज के चेहरे पर एक नाकाबिल फहम तासुर उभरा था। इंसान कभी मजबूर नहीं हो सकता बाबा, और इंसान कभी इतना मजबूर नहीं होता कि वो खुदा की बनाई हुई हदों को तोड़ दे। जब वो खुदा की बनाई हुई हद को तोड़ता है ना, तो मतलब है अपने अंदर मौजूद हवीस को पूरा करने के लिए तोड़ता है। और हवीस सिर्फ जिस्म की ही तो नहीं होती, दौलत की हो सकती है, शोहरत की हो सकती है, नाम की, रुतबे की, किसी भी चीज़ की हो सकती है बाबा। और सब इस ज़्यादा हराम चीज़ें हमें अपनी जानिब अट्रैक्ट करती हैं। जब इंसान खुदा की बनाई हद को तोड़ देता है ना, तो फिर उसको एक वक्त तक आजमाया जाता है कि वो खुदा की जानिब लौट जाए, रुजू कर ले। मगर फिर वो जब ऐसा ही रहता है ना, तो फिर इसके दिल पर मोहर लगा दी जाती है, आंखों पर मोहर लगा दी जाती है, कानों पर मोहर लगा दी जाती है, और वो इस बुरे अमल में इस कदर डूब जाता है कि फिर वो ना सही देख सकता है ना गलत। बस सिर्फ वो भी ज़मीर हो जाता है। और जिनके ज़मीर ही मर जाए, इनको जिंदों में शुमार नहीं किया जाता, उनको मरा हुआ ही समझ लेना चाहिए। वो ये कहता वापसी के लिए मुड़ गया था, जबकि वकास बिलोच अपनी जगह पत्थर का बुत बन गए थे। हाँ बताओ, क्या प्रोग्रेस है? क्या वो अपना काम ठीक से कर रहा है? अपने सामने सर झुकाकर खड़े बंदे से पूछा था। जी सर, सब ठीक है, बस एक बार वो प्रिंट्स मिल जाएं तो वो हमारे किसी काम का नहीं है, मगर अभी वक्त है। वो सब फाक से लहजे में बोलता हुआ कुछ फाइल्स निकाल कर सामने बैठे शख्स को दिखाने लगा था। कुछ देर बाद वो फारिग हुआ और जाने के लिए मुड़ा था, जब उसे अपने बॉस की आवाज़ सुनाई दी थी। क्या मेरे लिए कोई इंतज़ाम किया गया है? सवाली लहजे में पूछा गया। वाहियात तरीन सवाल था, जबकि वो मुस्कुराया और सर हाँ में हिलाकर बाहर की जानिब बढ़ा था। एक हफ्ता गुजर गया था, असल का एडमिशन हो गया था इसके पसंदीदा कॉलेज में। आजकल इसके पास शरारतों के लिए भी वक्त ना था, मगर रात को काफ़ी देर तक शहरियार और निमरा के साथ वक्त गुजारती थी, बातें करती थी। अब भी वो शहरियार साहब के पास बैठी कोई ना कोई बात करते इनका सर खा रही थी, जब अचानक इनका फ़ोन बजा। वो फ़ोन की जानिब मुतवज्जा हुए तो इनके दोस्त की कॉल थी। कुछ देर बाद वो असल की जानिब फ़ोन बढ़ा गए थे। ईसा से बात कर लो। असल, जबकि असल ईसा का नाम सुनते उछलती फ़ोन थाम गई थी। हेलो बंदर, मेरा मतलब ईसा। वो निमरा के घूरने पर जल्दी से बात दुरुस्त कर गई थी। कैसे हो? क्या कर रहे हो? कब आओगे लाहौर? वो इससे बातें करना शुरू हुई तो बस फिर करती ही रह गई। आखिर शहरियार और निमरा के कहने पर बहुत मुश्किल से वो फ़ोन बंद करने पर राज़ी हुई थी। ईसा शहरियार के दोस्त का बेटा। 2 माह पहले जब वो अपने बाबा के साथ इधर आया था, तब इसकी असल से दोस्ती हुई थी। दोनों एक जैसे मिल गए और फिर पूरे घर और कॉलोनी में वो तबाही मचा दी कि सबके नाक में दम किए रखा था। असल को भाई, पार्टनर और दोस्त मिल गया था, और ईसा को प्यारी सी गुड़िया जैसी दोस्त मिल गई थी।
एक हफ्ता ईसा और वकास बलोच लाहौर इनके घर रुके थे। फिर एक हफ्ते बाद वो लोग चले गए, मगर फिर भी कभी कभार ईसा और असल की बात हो जाती थी। जब वकास साहब की कॉल आती थी और असल पास होती थी। और इस बार ईसा ने वादा किया था कि उसे कुछ दिनों बाद ज़रूर आएगा। वकास को कोई काम था शहरियार से, और अब एक बार फिर वो दोनों अफलातून साथ होने वाले थे। किसी की खैर नहीं थी इनके होते हुए। शहर खामोशा में इस वक्त दूर दूर तक इसके सिवा किसी जी रूह का नामो निशान न था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलते एक कब्र के करीब पहुंचा और फिर घुटनों के बल ढेर हो गया। जब वो मुसलसल इस कब्र को देख रहा था, अश्कबार आंखों से, आज इसकी आंखों की किसी एहसास से खाली ना थी। वहीं न जाने कितनी देर हो गई थी। आज इन आंखों में दर्द था, शिकायत थी, शिकवा था, नाराज़गी थी, तकलीफ और तड़प भी थी, मगर देखने वाला कोई न था, कोई भी नहीं। वो जिसके लिए जज्बा था वो भी नहीं। बेख्तियार इसके लब फड़फड़ाए थे इसका नाम लेने को, मगर नाम ना अदा हो सका था। इसके लब नाम बिल्कुल मुकम्मल नहीं कर पाए थे और वो शिद्दत से इसकी कब्र पर सिका कर रो दिया था। वो मर्द होकर भी रो दिया था। वो न जाने कितने अरसे बाद रोया था दिल खोल के। तुम इसका दर्द महसूस कर सकते हो? नहीं, तुम बालाज बिलोच कर दर्द महसूस नहीं कर सकते, कभी नहीं। ये बहुत मुश्किल था उसे अलविदा कहना। काश उस वक्त हम बेजुबान होते। कुछ लोग तो चले जाते हैं, इनकी यादें रह जाती उम्र भर के लिए, और यादें हमारे पसंदीदा लम्हों की कब्रें होती हैं, और वो कभी बोसीदा नहीं होती, क्योंकि बोसीदा तो दिल हो जाते हैं वक्त के साथ साथ। इस वक्त इस कब्र के सामने बलाज बिलोच को अपना दिल बोसीदा ही नज़र आ रहा था, क्योंकि वो बोसीदा हो चुका था। हाँ, शायद बलाज और वकास बलोच एक ज़रूरी काम से आज शहरियार साहब के फैसलाबाद वाले फार्म हाउस में मिलने आए थे। शहरियार भी किसी काम से फैसलाबाद आए थे, तो सोचा वकास से मिलने, और वो लोग बैठे बातें कर रहे थे जब वहाज को कॉल आई और वो उठकर बाहर चला गया। पीछे वकास और शहरियार एक दूसरे को इशारा करते स्टडी में दाखिल हुए थे। शहरियार ने खुफिया डोर ओपन किया और कुछ देर बाद वापस लौट आए। तब तक वकास साहब भी आराम से बैठ चुके थे। शहरियार के हाथों में कुछ पेपर्स थे, उन्होंने वकास के पास लाकर रखे और फिर टेबल पर फैला दिए। वकास साहब भी सीधे होते हुए पेपर देखने लगे। काफ़ी देर तक इस बात पर बात करने के बाद शहरियार सीधे हुए और वकास से बोलने लगे, देखो वसी, ये काम गलत है, लेकिन मैंने तुम्हें ये ब्लूप्रिंट्स इसलिए दिखा दी कि तुम मेरे दोस्त हो। अब इस बात का जिक्र किसी से मत करना। और फिर वह वापस रखने चले गए। तब तक बलाज भी स्टडी में दाखिल हो चुका था। इसने इनकी किसी बात को सुना नहीं था, मगर चौंका ज़रूर था अपने बाप के चेहरे पर पसीना देखकर, क्योंकि वहाँ एसी की वजह से काफ़ी ठंड थी। मगर खैर वो इग्नोर करता उनको अपने एक काम के लिए जाने का बताने लगा था। फिर वो चला गया। उसे अब शाम को वापस आना था। बेगुनाह की कोई इंसान गवाही दे न दे, बेकसूर के लिए तो कुदरत की हर चीज़ गवाही देती है। ज़िंदगी की रौनकें जिनसे थीं वो ताल्लुक़ ही मर गए। वो काफ़ी देर बाद उठा और फिर वापसी के लिए मुड़ा, मगर फिर इसकी नज़र साथ मौजूद कब्र की जानिब गई थी। वो एक शिकवा कुना नज़र इस कब्र पर डालता खामोशी से लौट गया। हर बार की तरह वो इस बार भी उन्हें माफ़ न कर सका था। कुछ लोगों को इंसान माफ़ कर भी देता है, मगर वो लोग जो उसे इसकी ही नज़रों में गिराने का सबब बने हों, वो उन्हें कभी नहीं माफ़ करता। इसने भी नहीं किया था। फना के खौफ से सारा वजूद भर जाए, फिर एक धमाके से अंदर का डर उतर जाए। अजीब तरह की उदासी है, सोगवारी है कि जैसे यार मिले और मिल के मर जाए। किसी का साथ तेरा आखिरी सहारा हो, फिर एक मुकाम पर आकर वो हाथ गिर जाए। कोई नहीं जो मसीहाई कर सके मेरी, तू ही बता तेरा बीमार अब किधर जाए। हमें न छेड़ के हमसे ख़राब हालों को, तसल्ली देते हुओं की भी आंख भर जाए। गुबार ऐसा है सीने में इन दिनों फ़राक, चीख चीख के रोना भी बेअसर जाए। असल निमर उसे आवाज़ देती गार्डन में आई थी, जहाँ वो मिट्टी से लथपथ हुई अपने पौधों को पानी दे रही थी। आज संडे था और संडे को वो अपने गार्डन की खुद अच्छे से सफाई किया करती थी। उसे सुर्ख गुलाब पसंद थे। उसके बाग में हर तरफ बस सुर्ख गुलाब ही खिले हुए थे। सुर्ख गुलाबों के दरमियान खड़ी छोटी सी असल सुर्खी लिबास पहने इन्हीं का हिस्सा लग रही थी। निमरा ने इसकी नज़र उतारी थी। वो नहीं चाहती थी इनके लब बस प्यारे से बच्चों को नन्हे फूल को नज़र लग जाए। वो भी इनकी अपनी बेटी। अब बस करो और आकर खाना खा लो। वो इसके बाल ठीक करती बोली तो असल ने एक शिकवा कुना नज़र इन पर डाली थी। मामा, मैं अपने गुलाबों को पहले टाइम दे लूँ, फिर खाना खा लूँगी। और फिर उसे अपने काम में मगन हो गई। असल, निमरा ने उसे फिर से पुकारा था। जी मामा, वो इनकी जानिब देखती बोली थी। एक बात बताओ, पूछें, तुम्हें गुलाब क्यों पसंद है? असल वो उसको मोहब्बत से देखती बोली थी।
मॉम, गुलाब नाजुक होते हैं, हर बुराई और रया से पाक। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, लोगों के दिलों की तरह सख्त नहीं होते। इसलिए मुझे ये पसंद है। सुर्ख गुलाब असल के फेवरेट है। और ये कहते वो फिर से काम में मशगूल हो गई थी। निम्रा भी अंदर की जानिब बढ़ गई थी। जानती थी वो जब तक गार्डन को अच्छे से देख नहीं लेगी तब तक बाहर नहीं आएगी। अव्वल अव्वल है तुझको बनाने वाले गुलूकार की कला चांद भी। ठहरा नहीं तेरे सामने समंदर भी गहरा नहीं तेरे सामने, तू तितलियों से भी रंगीन है। बहुत सोना भी सुनहरा नहीं तेरे सामने, कुछ भी खूबसूरत नहीं। दुनिया में तुझको छोड़कर तूने उसे हसीना फूलों का दिल तोड़ दिया। खुदा जाने ये जादू है कौन सा, तेरी आवाज़ ने टूटे दिलों को जोड़ दिया। नहीं, इस बात से कोई सवाल नहीं, तेरी खूबसूरती का कोई सवाल नहीं। तू अपनी बहनों से ज़्यादा हसीन लगती है, ये बात तुझको लगती कमाल नहीं। कोई कैसे इतना खूबसूरत हो सकता है भला, तू महकती है फूलों से ज़्यादा, तू हसीन है हसीनों के असूलों से ज़्यादा। तुझ में डाली गई है चमक चांद को निचोड़ कर, नहीं मिला कोई तुझ सा हसीन। मैंने देखा है सब कुछ बारी बारी जोड़कर, गमलों की खुशबू की महक को पीछे छोड़ दिया। अब तुझको कब तक कहूँ अव्वल अव्वल, और कितना हसीन लिखूं मैं वो लफ्ज़ ही नहीं जिसको तू पूरा बयां हो जाए। अव्वल अव्वल है तुझको बनाने वाले कलाकार की कला, कोई कैसे इतना खूबसूरत हो सकता है भला। कुछ माह पहले अपने सिलेक्शन टेस्ट दिया था पायलट की जॉब के लिए। इसका जुनून था हवा में उड़ना, पायलट बनना, और आज इसकी सिलेक्शन हो गई थी। कैप्टन बलाज बलोच आध हद से ज़्यादा खूबसूरत था। ईसा ने उसे पहले ही कह दिया था कि इसके सिलेक्ट होने पर इससे बहुत बड़ी ट्रीट लेगा, और अब वो जानता था इसकी खैर नहीं, ईसा उसे अच्छे तरीके से लूटेगा। मगर कोई नहीं, वो अब इतनी खुशी के मौके पर इसकी कोई भी बात मानने को तैयार था। अभी वो तैयार ही हो रहा था जब इसके कमरे का दरवाज़ा धड़ाम की आवाज़ से खुला और ईसा अंदर दाखिल हो। वो तैयार होकर आया था। भाभी, भाई जल्दी करो क्योंकि मैं तैयार हो चुका हूँ। तुम क्या लड़कियों की तरह आहिस्ता आहिस्ता तैयारी कर रहे हो? वो फिर उसके बेड पर जूतों समेत लेटकर मुख्तलिफ पोजेस से पिक्स लेने लगा। बलाज बस इसको घूर कर रह गया था। 2 माह पहले साहब आपके लिए पार्सल आया है। अहमद अली की बात सुनता वो हैरान हुआ था। मेरा नहीं, मैंने कोई पार्सल नहीं मंगवाया। अली वो वापस से अपने फ़ोन की जाने मुतवज्जह हुआ था। नहीं साहब, इस पर आपका ही नाम है, आप आकर एक बार देख लें। अच्छा तुम चलो, मैं आता हूँ। और फिर अली के जाने के बाद वो कोफ्त से उठा था। न जाने किसका पार्सल था और नाम इसका लिख दिया गया था। वो गेट पर आया तो डिलीवरी बॉय अभी तक खड़ा था। उसे हुक्म था कि पार्सल साहब के हाथ में देकर आना है। हाँ, ये किसका पार्सल है जो मुझे चिपका रहे हो लड़के? वो तीखे लहजे में इस लड़के से कह रहा था, जबकि वो लड़का इसकी जानी पार्सल बढ़ा गया जिस पर इसी का नाम था और पता भी वही था। भला इसके नाम से किसने ऑर्डर किया था? वो भी कोई खाने पीने की चीज़ तो नहीं लग रही थी। शायद बाबा ने किया हो या ईसा ने, वो यही सोच सकता था क्योंकि पार्सल की पेमेंट भी हो चुकी थी। मगर खैर वो पार्सल लेता अपने कमरे में चला गया। इसने पार्सल खोला तो इसमें ज़्यादा से हर किस्म के बड़े और छोटे बटन थे, वही बटन जो शर्ट पर लगे होते हैं। अपने हैरत से डब्बे को देखा था। भला ऐसा मजाक इसके साथ कौन कर सकता है? वो बस सोच कर रह गया। मगर फिर एक एक ही नाम इसके जहन में आया था, ईसा। उफ! और फिर उसने वो पार्सल कमरे के एक कोने में रख दिया। ईसा की तो वो अच्छे से क्लास लेने का इरादा रखता था। अगले दिन वो सुबह सुबह फ्लाइंग क्लब चला गया था। वो जब वापस आया तो उसे ये बात भूल गई थी। वो जानता भी नहीं था कि इसके कमरे में वो पार्सल गायब था। दिन गुजर गया और ये बात भूल गया था। अपनी जॉब में बिजी होकर वो ईसा से ये बात पूछना भी भूल गया था। आज जब वो बाबा की स्टडी में दाखिल हुआ और इनके रैक से एक बुक तलाश करने लगा, मगर वो उसे वहाँ नहीं मिली तो टेबल की जानिब बढ़ गया जहाँ 3-4 बुक्स पड़ी थी। अपने जैसे ही वो किताब उठाई, इसके अंदर से एक कागज़ नीचे गिरा था टेबल के। इसने किताब मेज़ पर रखी और नीचे बैठकर वो कागज़ उठाने लगा जब अचानक इसकी नज़र मेज़ के नीचे पड़े डब्बे पर गई थी। वह नज़रअंदाज करता कागज़ उठा गया, मगर अचानक कुछ याद आने पर इसने ज़रा और नीचे झुकते हुए वो डब्बा अपनी जानिब बढ़ाया था। वो वही डब्बा था जो उसे असद पार्सल वाला देकर गया था। लेकिन ये डब्बा इधर क्या कर रहा था? ये तो इसने अपने रूम में रखा था। इसने जल्दी से वो डब्बा खोला तो इसमें अब भी वही बटन मौजूद थे, मगर पहले से कम थे। मतलब कुछ इसमें से निकाले गए थे, लेकिन किसने ये निकाले थे? और डब्बा इसके रूम से इधर बाबा की स्टडी में कैसे आया था? और सबसे ज़्यादा हैरान कुन बात ये थी कि इस
स्टडी में बाबा के अलावा किसी को आने की इजाज़त न थी। वो खुद कभी कभी कोई काम होता तो आता था। तो फिर ये डब्बा, न जाने कितने सवाल इस वक्त इसको बेचैन कर रहे थे। आखिर इन बटन्स में ऐसा क्या खास था जो बाबा की स्टडी में ये मौजूद है? कुछ तो है, कोई तो वजह है, और यही सोचते इसने कुछ बटन्स उठा लिए और अपनी पॉकेट में रखे थे। अगर इनका लिंक बाबा से था तो यकीनन बहुत ख़ास वजह भी, और ये बात वो जल्द ही पता लगवा कर रहने वाला था। इसने वो कागज़ खोलकर इसकी एक तस्वीर बनाई थी। बगैर पढ़े और फिर हर चीज़ को इसकी जगह पर रखता वो वहाँ से निकल गया। बाबा, मेरी बर्थडे आ रही है, बताएं क्या गिफ्ट करेंगे? ईसा मेजर वक्कास बलोच के पास बैठते उनसे पूछ रहा था। जब वो अचानक मुस्कुराए थे, क्या चाहिए ईसा को, और इससे पूछने लगे। मैं सोच कर बताऊंगा, लेकिन वादा करें आप मुझे वही गिफ्ट देंगे। ईसा पहले तो सोचता रहा, मगर फिर इससे वक्त मांगते सोचने का कहकर वादा भी ले रहा था। जबकि वो सर हिला गए थे, यानी वो मान गए थे। उफ मेरे बेस्ट डैड, वो इनका गाल चूम गए, जबकि वो हल्का सा कहका लगा गए थे। हम लाहौर में क्यों हैं? हमें भी टेक्सला या फैसलाबाद या मरी में रहना चाहिए था। असल निम्रा के पास किचन में शिफ्ट पर शेल्फ पर चढ़कर बैठ के बोल रही थी, जबकि निम्रा ने इसे यूं देखा जैसे इसने कोई अनहोनी बात की हो। असल तुम्हारे बाबा की जॉब की वजह से हम लाहौर में हैं, वरना हम भी अपने आबाई शहर पिंडी में होते। ओह, बाबा की रिटायरमेंट के बाद हम वापस पिंडी चले जाएंगे? वो इनसे फिर पूछ रही थी। हाँ शायद चले जाएं, मगर तुम्हारे बाबा इस्लामाबाद में रहते थे वफात से पहले, तो शायद हम इस्लामाबाद में रहें। ओह अच्छा, लेकिन जब हम वहाँ जाएंगे ना तो फिर मैं पूरा इस्लामाबाद घूमूंगी मामा। असल आंखें मीचती बोली थी। निम्रा ने इसकी खूबसूरत खुशी से चमकती आंखों को देखा था, जो किसी पुरनूर सितारे की मानंद चमकीली थी, और फिर सर हाँ में हिलाते इसके सामने पास्ता रखा, जो कि वो इसकी फरमाइश पे बना चुकी थी, और असल पास्ते की जाने मुतवज्जह हो गई। अबीर, तुमसे एक काम कहा था मैंने। वहाज अबीर के साथ बैठता बोला था। इसने वो बिस्तर अबीर को दिए थे जो ऐसे कामों में माहिर था। नहीं, बस वो 2 दिन, फिर तुम्हें बताऊंगा कि वो क्या है। अबीर वहाज की जानिब देखता बोला और फिर से अपनी मशीनरी की जानिब मुतवज्जह हुआ। वहाज बस इसकी बात सुनकर अपनी सोचों में गुम हो गया। फिर वो वहाँ से उठा और बाहर निकल गया। अपनी कार लॉक खोलते उसने कार का दरवाज़ा खोला और अंदर बैठकर कार स्टार्ट की थी। जब इसके फ़ोन पर बेल बजी थी, इसने फ़ोन खोलकर चेक किया तो उसके अकाउंट में 5 करोड़ की रकम ट्रांसफ़र हुई थी, और वो भी वक्कास बलोच के अकाउंट से। उसे हैरत हुई, इतनी बड़ी रकम वो भला इसके अकाउंट में क्यों ट्रांसफ़र करेंगे? और इसने तो वकास से कोई रकम भी नहीं मांगी थी, तो भला वो इतनी बड़ी रकम इसके अकाउंट में क्यों ट्रांसफ़र कर रहे थे? उसे तो ज़रूरत भी नहीं थी। मगर फिर वो घर जाकर पूछने का इरादा करते गाड़ी आगे बढ़ा गया था। घर पहुंचकर उसे इल्म हुआ कि वक्कास बलोच किसी काम से कहीं बाहर है। वो अपने रूम में आता शावर लेने चला गया, फिर बाहर आकर एसी का टेम्परेचर हाई करता वो बेड पर लेटकर आंखें मूंद गया था। 2 दिन से इसकी नींद डिस्टर्ब थी, न जाने क्या वजह थी जो वो सही से न सो पा रहा था। अजीब बेचैनी थी, उसे तो ये थकावट लगी थी। शायद वो इसकी वजह से थक गया था कि आजकल बहुत से उसे काम थे। मगर खैर, बिस्तर पर लेटते ही कुछ देर बाद वो नींद की वादियों में गुम हो गया था। आज इस कमरे में किरण एक खिड़की की मदद से दाखिल हो रही थी। न जाने कितने अरसे बाद इस कमरे में सूरज की रोशनी पहुंची थी। बेड पर लेटा जो साया था वो अपनी आंखों पर हाथ रख गया। वो ड्रिप लगा रो रहा था। आह मामा, ये टूटे फूटे अल्फाज इसकी ज़बान से निकले थे, और फिर वो आंखें खोल गई थी। न जाने कितने अरसे बाद इसकी आंखें सूरज की रोशनी पाकर चुंधी आ गई। वो आंखें खोलती हर चीज़ को देखकर समझने की कोशिश कर रही थी। आखिर कुछ देर बाद सब नॉर्मल होने लगा था, और बेड पर सीधी होकर बैठती वो लड़की जो कभी हसीन तरीन हुआ करती थी, आज किस तरह मुरझा गई थी। इसके लंबे कमर तक आते रेशमी चमकते बाल अब अपनी चमक खो चुके थे। इसकी वो सितारों सी आंखें साकित थीं, इसके गुलाबी गाल सफ़ेद पड़ गए थे, इसका जिस्म कांप रहा था। मुसलसल वो गुलाबी होंठ जो हर वक्त मुस्कुराते रहा करते थे, वो आज साकित थे, यूँ जैसे इनको अरसे से जंबिश ना दी गई हो। वो लड़की नहीं, वो फूल मुरझा गया था। वक्त के साथ साथ शायद ख़ज़ां का मौसम था इसके बाग में, और इसका माली इसकी हिफाजत न कर सका था। कुछ सख्त हवाएं इसको छू कर गुजरी और वो मुरझा गया। इसके कानों ने चिड़िया के चहचहाने की आवाज़ सुनी थी। खिड़की के इस जानिब से वो फिर कांपती टांगों के साथ बेड से उतर गई। इसके कदम खुद ब खुद खिड़की की जानिब गए थे। इसने अपने ड्रिप लगे हाथ से
पर्दा ज़रा ऊपर पीछे खिसकाया था। बाहर का मंजर वाज़ेह हुआ। वो कोई गार्डन था जहाँ का मंजर यूं था कि जैसे जन्नत हो। सूरज की किरणें पत्तों और घास पर उतरती शबनम पर पड़ती इसको कोई अनमोल हीरा बना रही थी। वहाँ हर जानिब सुकून था, वो सुकून जो न जाने कब से उसे महसूस ना किया था। वो कान के अंदाज में चलती कमरे का दरवाज़ा खोल कर बाहर निकल गई थी। क्या करूँ मैं इस कमबख्त मोहब्बत का, ये ज़िंदगी बताना मुझको। बहुत सी नफ़रतों के बाद हासिल किया है, कैसे छोड़ दूँ ये बताना मुझको। जमी है बहुत सी नज़रें उस पर, कैसे बांट दूँ ये बताना मुझको। गुज़रता हूँ हर रोज़ इसकी गली से, मैं हर दिन उसकी तलाश में। मैं जानता हूँ कि वो यहाँ वहाँ मौजूद नहीं है, फिर भी कैसे रास्ता छोड़ दूँ ये बताना मुझको। मालूम है कैसे दिल धड़कता है उसको देखकर, क्या उसके लिए अब धड़कना छोड़ दूँ ये बताना मुझको। उफ भाई, आपकी और मेरी बर्थडे आ रही है, कितना मज़ा आएगा। ईसा अपने मौसम के साथ इसके एक्सरसाइज रूम में दाखिल हुआ था। ओ मेरे खुदा, ईसा बर्थडे बर्थडे ही है ना। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे पैदा होना है। फिर से हमने वहाज इसकी एक्साइटमेंट देखता बोला था, जबकि ईसा मुंह बसोरते मौसम को देखने लगा और फिर बोला, आपकी भी उम्र हो गई भाई, अब आपके भी हाथों पर मेहंदी लग जानी चाहिए। ईसा पुरसोच अंदाज में बोला, व्हाट यू मीन, मेरे हाथों पर क्यों मेहंदी लगानी है? मेहंदियाँ लड़कियाँ लगाती हैं, वहाज इसको पहाड़ खाने वाले लहजे में बोलकर पंचिंग बैग पर पंच मारने लगा, जबकि ईसा ने इसको यूं देखा जैसे कह रहा हो, भाई तुम्हारी अकल किधर गुम हो गई है। फिर बोला, ओ कैप्टन भाई, तुम्हारी शादी की बात कर रहा हूँ। जबकि बालाज इसकी बात सुनते कहका लगा गया था, और रियली तुम पागल हो ईसा, कैसी बातें करते हो। और फिर मौसम को देखा जो उसे ही देख रहा था। ओए तोते, ईसू को समझाओ, शादी की उम्र नहीं हुई मेरी। जबकि मौसम अब इसको घूर कर वहाज वाली एक्सरसाइज की जाने मुतवज्जा हुआ था। इसके पास बस कुछ दिन थे, फिर उसे ड्यूटी ज्वाइन करना था, और ऊपर से उसे महावीर के जवाब का भी बेसब्री से इंतज़ार था। वक्त ना जाने क्या खेल खेलने वाला था। क्या वह आज की वो पहली सुलझ जानी थी, उसे बेचैन की हुई थी? क्या इस रात से पर्दा उठने वाला था? इस खौफनाक रास्ता बहुत गलत होगा। सही होने से पहले, बाबा आप संडे को फ्री हैं? असल शहरियार साहब के पास बैठती पूछ रही थी। शायद नहीं, वो सोच कर जवाब दिए गए थे। लेकिन क्यों बाबा, मुझे एक काम है वक्कास से, आप बताओ क्या चाहिए मेरे बच्चे को? बाबा मुझे आपके साथ नर्सरी जाकर और पौधे लाने हैं। गुलाब के क्यूट सा मुंह बनाते बोली तो शहरियार ने बेसाख्ता इसका माथा चूमा था। इस तरह मुंह ना बनाया करो, नज़र लग जाएगी मेरी रोज़ को। वो इसको प्यार से रोज़ कहते थे, जबकि असल बस मुस्कुराते इनके सीने पर सरकती आंखें मूंद गई थी। इसके बाबा इसके बेस्ट बडी थे। उसे इनके दोस्त, इसके हीरो, कोई इंसान कभी ये नहीं समझ सकता था बाप बेटी के लिए क्या होते हैं। कोई आम इंसान इस बात को न महसूस कर सकता है, न बयान कर सकता है। वो बाप जो बेटियों के मुहाफिज होते हैं, इनका साहिबान होते हैं, इनको सपोर्ट करते हैं, बुरे अच्छे वक्त में अपनी बेटियों का साथ देते हैं। दुनिया के सबसे अच्छे बाप होते हैं जो अपनी बेटी को इज्जत देते हैं, सर का ताज बनाकर रखते हैं। एक बात बताऊं, बाप बेटियों की बैकबोन होते हैं। मेरे पास शायद लफ्ज़ नहीं है जो मैं बयान कर सकूं एक बाप के लिए। बाप जैसे रिश्ते को लफ्ज़ों में बयान करना नामुमकिन है, मगर जितना भी कर सकती हूँ मैं करूँगी। हाँ, सबके बाप एक जैसे नहीं होते। हर किसी को अपनी बेटी के लिए अलग किस्म का प्यार, अलग किस्म का होता है। दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की मैं हूँ। मैं खुद को तसव्वुर करती हूँ जब मेरे बाबा मेरी केयर करते हैं, मुझे प्यार से बुलाते हैं। मेरा दिल चाहता है जान भी वार दूँ अपने बाबा पर। हाँ, बहुत सी लड़कियाँ वो भी होंगी जिनके बाबा इनके पास नहीं या जिंदा नहीं। पता नहीं वो ज़िंदगी के किस किस मौके पर अपने बाबा को याद करती होंगी, और अपने बाबा की शायद सबसे ज़्यादा कदर भी उन्हीं को होगी। शायद नहीं, यकीनन। वो कहने लगे कि माँ के कदमों तले तो जन्नत होती है, बाप के कदमों में क्या होता है? तो मैंने कहा कि बाप के कदमों में एक फटा हुआ जूता होता है। जो अपनी औलाद की खातिर रिस्क हलाल कमाने के दौरान दर-बदर हो जाता है। बाप बेटियों का सेफ जोन होते हैं। मोमिन औरतें, अपनी दुआओं में ये दुआ भी शामिल कर लो कि तुम्हारे सरों और घरों के साइबान हमेशा सलामत रहें। इनके बिस्तर इनके वजूद से कभी खाली ना हो। तुम्हारी चौखटों पर इनके जूते हमेशा मौजूद रहें। तुम अपने घर के महफूज होने का एहसास दिलाते हैं। ए नेक रूह के लिए दुआ करना कि तुम्हारे घर इनकी भारी आवाज़ों से हमेशा गूंजते रहें, क्योंकि उन्हीं के सख्त लहजे की गूंज से राह चलते औबाशों की आवाज़ें हल्की रहती हैं
और तुम्हारे लहजों की नरमी बरकरार रहती है, वगरना हर ऐरे गैरे को जवाब देने के लिए इस सिनफ नाजुक तुम्हें अपना लहजा सख्त रखना पड़ता है। इन्हीं की हमराई में तुम्हारी तरफ उठने वाली हर रहसन की मैली आंखें झुक जाती हैं, वरना इंसानों में छुपे भेड़िए और गली के आवारा लोग भी तुम पे खुद को शेर समझकर भौंकते हैं। मामा मैं जा रहा हूँ। सीढ़ियाँ उतरता जल्दी से नीचे आया था। मामा, बाबा और ईसा नाश्ता कर चुके थे। ईसा का ऑफ था और वकास बिलोच वैसे ही काफ़ी देर से जाने वाले थे। वो सब उठकर इसकी जानिब आए थे। इसकी मॉम ने इसकी नज़र उतारी थी, क्योंकि वो लग ही इतना खूबसूरत रहा था कि किसी की भी नज़र लग सकती थी। कैप्टन बलाज बिलोच, प्राउड ऑफ यू माय सन, वकास बिलोच इसका सीना थपकते हुए बोले थे। और ईसा इसके सीने से लग गया था। इसकी तो खुशी ही कम होने का नाम नहीं ले रही थी। भाई बेस्ट ऑफ लक। फिर वो इसके बाल ख़राब करते इससे मौसम का पूछने लगा, जो कि आज नज़र नहीं आ रहा था। और फिर कुछ देर बाद वो सबसे दुआएं लेते रवाना हुआ था। आज इसकी फ़र्स्ट फ्लाइट थी। वो कॉलेज से आकर सो गई थी, मगर अब वो शहरियार के कान खा रही थी कि उसे दुरे के घर जाना है। और शहरियार मान ही नहीं रहे थे, क्योंकि जानते थे जब वो पिछली बार दुरे के घर गई थी तो कितनी देर से वो वापस आई थी। मगर फिर वो इसके सामने हार गए और उसे दुरे के घर ले गए थे। वो जैसे ही अंदर दाखिल हुई, दुरे की मामा सामने लाउंज में बैठी थी। वो उसे देखकर काफ़ी खुश हुई थी। इसके दुरे के बारे में पूछने पर वो उसे उसके कमरे में जाने का कहती हुई उठकर इसके लिए कुछ खाने पीने का सामान लेने किचन में चली गई थी। वो सीढ़ियाँ चढ़ती ऊपर आई और फिर दुरे के कमरे में दाखिल हो गई, जहाँ वो कमरे में अंधेरा किए बैठी मूवी देख रही थी। असल इसके कमरे में दाखिल होती लाइट ऑन कर गई, और जब मुड़ी तो देखकर हैरान रह गई कि वहाँ दुरे की जगह कोई और बगैर शर्ट के लेटा मूवी देख रहा था। और वो शायद इसका भाई था। बेड पर मौजूद इस लड़के ने भी खैरियत से इस बला को देखा था, न जाने कहाँ से नाजिल हो गई थी। वो अभी असल बात पूरी करती जब दुरे वॉशरूम से निकली थी। इसके बाल गीले थे, यानी कि वो नहा रही थी, और इसका भाई इसलिए इसके कमरे में इस तरह लेटा था। दुरे इसका गुरेज समझकर अपने भाई का तारुफ करवाने लगी, जिसका बस असल नाम ही सुना था। असल ये है मेरे भाई अंसर लगारी, और भाई ये है असल शहरियार, मेरी दोस्त, मेरी बेस्ट फ्रेंड। और अच्छा तो ये है असल। अंसर ने असल को एक बार फिर पाँव से लेकर सर तक देखा था। असल को इनकी नज़रें अजीब लगी थी। नाइस टू मीट यू। अंसर ने हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे किया था, बल्कि असल वो हाथ इग्नोर कर गई थी और बस सर हिला गई थी, जबकि दुरे का ध्यान इधर था ही नहीं। वो अपने बाल ड्राई कर रही थी। अंसर लगारी की मुनकर बुत मरहम हुई थी। वो अपने लब भींच गया था। ओके डरे और ओके दुरे में चलता हूँ, वो दुरे से कहता बाहर निकल गया। तभी मुलाजमत ट्रॉली लेकर अंदर दाखिल हुई थी, जिसमें तरह तरह के खाने की चीज़ें थीं। और फिर दुरे और असल जो बातें करने बैठती, इनकी बातें तब तक न रुकी जब तक असल को शहरियार की कॉल न आई। हेलो असल बेटा, तुम दुरे के साथ वापस आ जाओ, मुझे कुछ काम है आ गया है, तो मैं हेड ऑफिस जा रहा हूँ। बेटा, शहरियार की बात सुनते वो परेशान हुई थी, मगर फिर इनको ठीक बोलकर वो कॉल काट गई थी। क्या हुआ दुरे? इसके चेहरे पर परेशानी के तासुरात देखकर पूछ रही थी। ओ यार, बाबा कह रहे हैं उनको काम आ गया है और वो नहीं आ सकते। मैं तुम्हारे साथ घर आ जाऊँ। ओ अच्छा, तो तुम परेशान क्यों हो? दुरे ने इसकी परेशानी की वजह पूछी थी। यार, तुम्हारे साथ कैसे जाऊंगी घर? असल ने इसको देखते हुए कहा था, जबकि दुरे हंस दी थी। यार, तुम भाई के साथ चली जाना, वो तुम्हें छोड़ आएंगे। लेकिन अभी असल बात मुकम्मल करती कि दुरे बोल पड़ी। यार ट्रस्ट मी, मेरे भाई ऐसे वैसे नहीं हैं, ओके? जबकि असल बस फिर कुछ ना बोल सकी थी। उसे याद था अब भी अंसर लगारी का उसका यूं सर से लेकर पाँव तक जायजा लेना, और वो जैसी भी कॉन्फिडेंट थी, वो लड़की थी और उसे नहीं पसंद था कि गैर लड़के से इतना फ्री होना। तभी अपने हाथ भी उसे नहीं मिलाया था। मगर फिर वो दोनों बाहर निकल गई। दुरे ने भी अंसर को भी मनाना था। बलाश, तुम्हें ये कहाँ से मिले थे? महावीर इसके सामने खड़ा पूछ रहा था। तुम ये छोड़ो और ये बताओ कि इसमें क्या है, और ये क्या है? बलाश ने झुंझला कर इसको देखा था।
महावीर मड़ा और इनमें से एक बटन उठाकर इसके पास आया था। ये एक साइंटिफिक कैमरा है और अक्सर इंटेलिजेंस या फिर जासूस इसे इस्तेमाल करते हैं। ये इतना एक्सपेंसिव और खुफिया कैमरा है कि उसे समझने में भी वक्त लगा है। महावीर चुप हुआ तो बालाज ने हैरत से कैमरे की जानिब देखा था। मुझे ये मुझे वो बात मुकम्मल नहीं कर सका था। ये इनमें क्या कुछ है, कोई मवाद, कोई वीडियो वगैरह? नहीं, अभी मैंने इसका कोड डीएक्टिवेट नहीं किया। इस काम में देर लगेगी मगर मैं कर लूँगा। बालाज इसको इशारा करता जल्दी से बाहर निकल गया। ये सब जो हो रहा था कुछ तो था इसमें। ये सब एक ही बात से जुड़ा था, एक ही पजल के हिस्से थे। ये पहले इसके नाम पर पार्सल आना, फिर इसके कमरे से गायब होना, स्टडी में मिलना, इसमें से भी कुछ बटन्स का गायब होना और फिर इसके अकाउंट में पैसे आना। ये तमाम चीज़ें वकास प्लॉट से जुड़ी थी। इनकी स्टडी, इनका बैंक अकाउंट, ये सब इससे लिंक कर रहा था। उसे वकास से ये पूछने का भी वक्त नहीं मिला कि वो इतनी बड़ी रकम इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र क्यों करवा चुके हैं। यही सब सोचते सोचते वो घर पहुंच चुका था। कार पार्क करते वो लाउंज में दाखिल हुआ तो लाउंज खाली था। इसने घड़ी की जानिब देखा तो रात के 12 बज रहे थे। वो सीधा किचन में गया, अपने लिए खाना गर्म किया और फिर रूम की जानिब चल दिया। रूम में दाखिल होकर और जल्दी से फ्रेश हुआ और नाइट ड्रेस पहनकर बाहर निकला। उसने डिनर किया और आखिरकार वो फ्री होते बैठा था। कुछ देर फ़ोन पर मेल चेक करने के बाद वो बिस्तर पर लेट गया। वो बुरी तरह थक चुका था मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। करवट पर करवट बदलने के बाद वो अचानक उठ बैठा था। उसे कुछ डिस्टर्ब कर रहा था, लेकिन क्या वो सब जो आज महावीर ने बताया सोचने की बात थी? वो कैमरे बाबा के पास क्या कर रहे थे? अब तो उसे गाँव में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते थे, ऐसे ख़तरनाक मिशन नहीं थे इनके, और आर्मी की जानिब से फायर किए गए कैमरे क्यों थे इनके पास? उन्होंने इसके नाम पर क्यों मंगवाए थे? वो उठा और अपने ड्राइंग रूम में जाते डोर लॉक किया। वहाँ नोट्स बोर्ड पर इसने वो तमाम पॉइंट्स लिखे जो इन दिनों थे। वो मुड़ा मगरदम स्टाइल हुआ। उसका एक वकास फैसलाबाद जाना पहले शुरू हुआ था। हाँ, उसे याद था जब वो इन दिन शहरियार की स्टडी में गया था तो उसने महसूस किया वकास के चेहरे पर पसीना। वो इनका और शहरियार का कुछ बातें करना। अब उसे महावीर के जवाब का इंतजार था, मगर इन कैमरे में कुछ था तो वो देख कर पता चल जाता कि किस मकसद के लिए था। न जाने क्यों उसे लग रहा था कुछ गलत होने वाला है, तूफान आने वाला है जो उड़ा ले जाएगा। वो बाहर लाउंज में खड़ी डर के आने का इंतजार कर रही थी, जो अंदर से अपने भाई को बुलाने गई थी। अभी वो अंदर आने का सोच ही रही थी कि जब उसे दरवाजे से असगर लकारी आता दिखाई दिया। उसके पीछे दुरे भी थी। वो सीधा गाड़ी का जानी बढ़ गई और गाड़ी स्टार्ट करने लगा, जबकि दुरे आने का बोलकर अपनी मामा की बात सुनने चली कि अंसर गाड़ी के बाहर निकाल लेने पर असल भी गेट से निकल गई। अभी वो बाहर गाड़ी के पास खड़ी हुई थी जब अंसर ने इसके लिए फ्रंट डोर खोला और बैठने का कहा। असल भी बैठ गई जब अचानक दुरे बाहर आती नजर आई। वो असल को फ्रंट सीट पर बैठते देखकर हंसते दरवाज़ा खोल के बैठ गई। फिर अंसा ने गाड़ी स्टार्ट की तो दुरे ने गाने लगा दिए। असल यार बिजी हो जाओ, इजी हो जाओ, मेरे भाई बहुत अच्छे। दुरे ने इसके कान में सरगोशी की थी जो कि अंसा ने बखूबी सुनी थी और इसकी आंखों में एक अजीब सा तासुर उभरा, मगर कोई देख ना सका था। आइसक्रीम खाओगे तुम दोनों? अंसर ने इसकी जानिब देखा तो असल ने ना में सर हिला गई, मगर दुरे ने कहा हाँ, और असल को ना कहने पर बुरी तरह घूर के रह गए। और जबकि असल ने कहा था तो अंसा ने गाड़ी आइसक्रीम पार्लर के सामने रोकी। फिर इनकी जानी मुड़ते से फ्लेवर पूछने लगा। दुरे ने चॉकलेट बताया जबकि असल ने स्ट्रॉबेरी बताया। फिर कुछ देर बाद वो लेकर आया तो असल की और अपनी एक जैसी लाया था, जबकि दुरे की दूसरी। दुरे ने पहले आइसक्रीम पकड़ी, फिर असल ने इसका जरा सा हाथ पीछे हुआ था अंसा लगारी के हाथ से, और एक बार फिर वो नॉर्मल होते खाने लगी। छोटी छोटी बातें करते वक्त गुजरा और इसका घर आ गया। वो कमरे से गया, घर से भी निकल गया, बाहर की जानिब चलती। जहाँ उसने वो मंजर देखा शायद अरसे बाद उसे सुकून हुआ तो वो तेज तेज चलती इधर दाखिल हो गई थी और बाग के दरमियान जाती गोल गोल घूमने लगी। वहाँ मौजूद तितलियां इसके इर्द गिर्द घूम रही थी, पौधे झूम रहे थे। इस वक्त मुकम्मल सफ़ेद लिबास में, एक हाथ पर कैनोला लगाए, बाल बिखेरे, इस खूबसूरत बाग में मुरझाया फूल लग रही थी। चल दी जहाँ वो मंजर देखा था शायद अरसे बाद उसे सुकून महसूस हुआ तो तेज तेज चलती बाग के दरमियान घूमती गोल गोल घूमने लगी। वहाँ मौजूद तितलियां इसके इर्द गिर्द रक्स कर रही थी, पौधे झूम रहे थे। वो एक हाथ पर कैनोर लगाए, बाल बिखेरे, खूबसूरत बाग में कोई मुरझाया फूल लग रही थी। आह, जब एकदम वो नीचे गिरी थी क्योंकि इसके पैर पर कांटा लग चुका था। आंसू एकदम आंखों से रवा हुए थे। अभी वो अपना पैर सीधा करके देखती जब किसी ने इसका बाजू पकड़ा। उसने हैरत से सर उठाया तो वो कोई खूबसूरत सा नौजवान था। इसके पाँव में झुककर वो कांटा निकाल रहा था। जब अचानक इस नौजवान ने वो कांटा खींचा तो उसकी चीख बुलंद बुलंद, और वो उसका चेहरा देखने से पहले ही चीख मारकर आंखें खोल गई थी। ईसा क्या कर रहे हो? बलाज इसके कमरे में आता हुआ बोला था। भाई अपनी पार्टनर्स के लिए गिफ्ट पैक कर रहा हूँ, ईसा मसरूफ सा बोला। वो अपनी रोज़ के लिए गिफ्ट पैक कर रहा था जिसमें तरह तरह की चीज़ें थी। आखिर से वो बॉक्स निकाला और फिर बालाज की जानी बढ़ाई। ये देखें, ये मैंने लिया है रोज़ के लिए। ये एक सिंपल सा नेकलेस था जिसके बिल्कुल दरमियान में एक सुर्ख गुलाब लटक रहा था। वेलवेट का उसे हसीन तरीन बना रहा। हाँ भाई, उसे मेरी तरह सुर्ख
का शौक है, बल्कि वो गुलाबों की दीवानी है। वो इस नेकलेस को फिर से एक रेड वेलवेट केस में रखता अपने बैग में रख गया था। वैसे भाई, आंखें बंद करें, आपके लिए भी कुछ है मेरे लिए। बालाज ने हैरत से इसको देखा। ले आपके लिए, और फिर आंखें बंद कर गया। अब खोले आंखें। बालाज ने अपनी आंखें खोली तो उसके हाथ में एक बिल्कुल वैसा ही ब्लैक कलर का केस था, और जब बालाज ने वो केस खोला तो इसमें एक पेंडेंट था। उसके दरमियान वैसे ही एक गुलाब लटक रहा था।